मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 388वीं कक्षा, छठे अध्याय के द्वितीय पाद में 120 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? आचार्य, यहाँ जो 138 संख्या पे जो पेज है वहाँ टिप्पणी दी है। पेज जी, किसका पेज? पृष्ठ संख्या 138 टिप्पणी। अच्छा, प्रथम वृत्ति वाले में। इसमें दिया हुआ है टिप्पणी में, इस पे कृष्ण मृत्तिका शब्द के ऊपर, यद्यपि कृष्ण मृत्तिका या अपर कृष्ण मृत्तिका पूर्व पंचाला, जिसमें समास के विषय में कहा है कि पूर्वापरा धरोत्तर, इसमें पूर्व शब्द आ रहा है ना, इसलिए कि इससे भी समास हो सकता है। और फिर भी यहाँ पूर्वेशु कामशमी इत्यादि के समान देश की संज्ञा होने और एक देश मात्र अर्थ अभिप्रेत न होने से, क्योंकि ईशु काम शमी का एक देश, उसका भाग, तो वो अर्थ अभिप्रेत न होने से दिक् संख्य संज्ञायाम से समास करना चाहिए। क्योंकि वो जो सूत्र है ना, पूर्वापरा धरोत्तरम एक देशिना, वहां पर एक देशी के साथ में है समास, तो एक देशी का तात्पर्य वहां वही है, उसका भाग, ईशु कामशमी का भाग। तो वो यहाँ पर अभिप्रेत न होने के कारण से इन्होंने कहा कि उस अवस्था में स्वतंत्र रूप से दिशावाची जो शब्द है पूर्व, उसका समास करना चाहिए, ये तात्पर्य है। अर्थात मात्र संज्ञा है। संज्ञा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम यौगिक अर्थ नहीं लेते ना। संज्ञा में विग्रह करते समय जो अर्थ निकल रहा है यौगिक अर्थ, उसको घटाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि संज्ञा है तो वो तो किसी भी रूप में हो सकता है। वहां ये अर्थ नहीं लेंगे हम कि ईशु कामशमी का पूर्व भाग, ऐसा न लेकर के बस नाम ही है ग्राम का वो, और जो कि पूरे ग्राम का नाम है वो। अगर हम एक भाग लेंगे तो फिर थोड़ा भाग आना चाहिए ना उसका, ग्राम का, तो ऐसा भी नहीं है, पूरा ही है। तो 120 संख्या तक जो सूत्र हुए हैं, यहाँ पर बहुरी समास का पीछे अनेकों सूत्रों से जो प्रकरण चल रहा था वो समाप्त हो गया था। आगे फिर अन्य समास के विषय में चर्चा करते हैं कि कूल तीर तूल मूल शालाक्ष समम अव्ययी भावे, सूत्र में ही दे दिया है अव्ययी भावे। कूल तीर तूल मूल शालाक्ष समम प्रथम एक वचनांतम अव्ययी भावे सप्तम एक वचनांतम, सभी शब्दों का द्वंद्व समास होगा एक वचन होने के कारण से। तो शब्द हैं कूल तीर तूल मूल शाला अक्ष सम। प्रथमा है तो इत्येतानि उत्तर पदानी, क्योंकि जिसको उदात्त किया जा रहा है उसमें प्रथमा होगी। जैसे हम पिछले प्रकरण में थे जब पूर्व पद के विषय में चर्चाएं हो रही थी, तो वहां प्रथमांत पद पूर्व पद को लेता था। यहाँ जो प्रथमांत पद आ रहे हैं इन सूत्रों में, यहाँ उससे हम उत्तर पद को लेंगे, क्योंकि विधान उदात्त का उसी को हो रहा है। तो इत्येतानि उत्तर पदानि अविभाव समासे आदि उदात्तानि भवन्ति। तो यहाँ अविभाव समास है, तो उसी अविभाव समास के प्रकरण में जो सूत्र आए हुए हैं समास करने वाले,
उन्हीं में से किसी सूत्र को अलग अलग उदाहरणों में चुनना होगा। तो जैसे परि के साथ में जब समास करेंगे तो परि का जो सूत्र है अविभाव समास करने वाला वो है अपपरि बहिरंजवः पंचम्या। अपपरि बहिरंजवः पंचम्या। तो अप परि बहि इत्यादि जो शब्द हैं इनके साथ में तो परिकूलम और उपकूलम, उपम करेंगे तो समीप अर्थम हो जाता है, अव्यय विभक्ति समीप से, कूल से समीपम। और जो परिकूलम में किया था तो वहां परि बहिरंजवः से जो किया है तो वहां विग्रह करते समय हमें कूल में पंचमी लानी होगी, क्योंकि अप शब्द का नाम है कर्म प्रवचनीय, अब परिवर्जने, और उसके साथ में जो शब्द आएगा उसमें पंचमी होगी। पंचम में पांग पर भी जो सूत्र है ना व्यक्ति का निर्देश करने वाला, तो वहां पंचमी से करेंगे। उपकूलम में करेंगे तो फिर षष्ठी से करेंगे, कूल से समीपम ऐसे करके। ऐसे ही अन्य आगे के शब्दों में भी जहां भी परि और उप आते जाएंगे इन्हीं दो सूत्रों से। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं इसमें जहां इन दो सूत्रों से कार्य नहीं होता है, वहां फिर तिष्ठत गु प्रभृति नीचे ये सूत्र है, इसके आधार पर इसकी सहायता लेते हुए अविभाव संज्ञा मानी जाएगी। तो परिकूलम उपकूलम परितीरम उपतूरम उपतीरम परितूलम उपतूलम परिमूलम उपमूलम परिशालम उपशालम। यहाँ शाला है, इसको ह्रस्व भी करना है क्योंकि अविभाव समास नपुंसक लिंग होता ही है। और उपाक्षम परियक्षम, अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो सूत्र में अक्ष दिया है, ये अक्ष क्योंकि उत्तर पद की बात हो रही है और उत्तर पद कहाँ होता है, समास में। इसका अर्थ है समास करने के बाद जो पद का स्वरूप निकल करके आ रहा है, क्योंकि मूल शब्द तो अक्ष नहीं है ना, अक्षी है। लेकिन समास करने के बाद हम जब अक्षणों दर्शनात् सूत्र से समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे तो उपाक्ष बनेगा ना, समास करके तो उपाक्ष बनेगा या परियक्ष बनेगा। उस अवस्था में उत्तर पद क्या है, अब अक्षी नहीं है, अक्ष है, उसी को सूत्र में लिया गया है। अब ये भी वैसे निर्देश बनता नहीं है यहाँ, क्योंकि यदि हम सूत्र में समास कर रहे हैं समाहार द्वंद्व करके, सूत्र में जो पद आ रहे हैं तो वहां कैसे करेंगे विग्रह, समास करते समय वहां अक्ष बोलेंगे कि अक्षी बोलेंगे, वहां तो नहीं है समासांत प्रत्यय। समासांत प्रत्यय तो किसी के साथ समास करेंगे तब होगा ना, हम विग्रह कर रहे हैं अलग अलग एक एक शब्द का, तो अक्षी ही तो बोलेंगे, वहां अक्षी होना चाहिए ना। अच्छा, फिर पूरा समास कर भी लिया तो अंत में तो आ रहा है सम शब्द, वहां भी अक्षी नहीं है जो अक्ष बन जाएगा, क्योंकि समासांत प्रत्यय तो समास के अंत में होता है। तो ये भी एक शैली है पढ़ने की। अब हाँ, अक्ष कह करके ही तो विग्रह करेंगे, कूलम च तीरश्च इसे करके फिर अक्षम च। तो अक्षम च में अगर कोई प्रश्न करे अक्ष आ कहाँ से गया, ये अक्ष है कहाँ, मूल शब्द मूल तो अक्षी है। तो ऐसा एक शब्द की आकृति लेकर के और बस शब्द का अर्थ शब्द है ऐसा लेकर के समास में विग्रह करेंगे। तो अक्षणों दर्शनाथ से यहाँ पर अच प्रत्यय होता है उपाक्षम परियक्षम। परियक्षम में परि और अक्षम है तो यहाँ यणादेश भी हो जाएगा, लेकिन यणादेश में वहां वो बाधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यण जो किया है वो उदात्त को नहीं किया है। हम वो सूत्र लगाने लगे उदात्त स्वरतोर्गण स्वरत उदात्त से, वो मत लगाना यहाँ, क्योंकि यहाँ तो उत्तर पद के स्वर की बात हो रही है। उत्तर पद का जो आदि शब्द है वो उदात्त है, परि में जो ई है जिसको यणादेश हुआ है वो तो अनुदात्त ही है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सुषमम विषमम निषमम दुषमम, ये जो शब्द हैं, अब ये तो अविभाव समास के प्रकरण में कोई सूत्र नहीं है इनको करने वाले, तो यहाँ पर तिष्ठत को प्रवृत्ति नीच इससे समास माना जाएगा।
और जो शब्द हो जाता है इसमें सुषमम, निःशमम, दोषमम आदि में या विषमम, तो सुविनिर्दुर्भ्यः सब गिने हुए हैं उसमें, सुविनिदुर, सुविनिर्दुर्भ्यः। आगे सुविनिर्दुर्भ्यः के आगे सूत्र नहीं उठते तुम लोगों के अभी है, 8वें अध्याय में आता है ना सुविनिर्दुर्भ्यः। आगे बोलो इसके। सुपसूत सुनो। हाँ, तो इसमें सम शब्द आ गया ना, तो उसको शत्व हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। बस ये एक ही सूत्र है अविभाव के लिए। आगे फिर तत्पुरुष में ही आ चुके हैं ये, और तत्पुरुष में भी द्विगु, द्विगु तत्पुरुष को लेना है। तो कंस मंथ शूर्प पाह्य कांडम द्विगौ, कंस मंथ शूर्प पाह्य कांडम प्रथमैक वचनांतम द्विगौ सप्तमैक वचनांतम। कंस मंथ शूर्प पाह्य कांड में प्रथमा है, ये उत्तर पद में माने जाएंगे। इत्येतानि उत्तर पदानि द्विगौ। हाँ, अच्छा जी, पूर्व सूत्र में जो अक्ष है वो अक्ष क्यों नहीं ले सकते, जो अक्ष खेलते हैं ना? अच्छा, तो वो ले लेंगे तो क्या अर्थ होगा ये पर्यक्षम उपाक्षम का, यहाँ पर उसके समीप उपाक्षम, आंख के समीप वही लेना है, क्योंकि उदाहरण जहां आएगा ये शब्द उपाक्षम पर्यक्षम, जहां प्रयोग में आएगा उसके आधार पर ही तो हम यहाँ व्याख्या करेंगे, उदाहरण के आधार पर। और वहां पर जहां ये आया होगा, कहीं पर भी आया होगा, तो सभी व्याख्याकार जो स्वीकार करते चले आ रहे हैं, वो आंख का वाचक जो अक्षी शब्द है उसको लिया गया है। उस अक्ष से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं, उसके समीप, ऐसा ही स्वीकार किया लोगों ने। तो कंस मंथ शूर्प पाह्य कांड, अब ये आएंगे उत्तर पद में। समास होगा द्विगु, तो द्विगु समास होगा तो समास का एक पद तो सूत्र में बोल ही दिया, एक पद रह गया, तो वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट है कि संख्या ही होगी अब तो, नहीं द्विगु नाम कैसे बनेगा? क्योंकि जिन पदों को लिया गया है वो तो उत्तर पद वाले हैं, और द्विगु नाम तब होता है जब पूर्व वाला पद संख्या हो। तो स्पष्ट है कि पूर्व पद संख्या ही होगी अब। तो द्विकंसः त्रिकंसः आदि सभी में ये शब्द जोड़ते जाएंगे, मंथ शूर्प पाह्य कांड सारे ही। तो द्विकंसः का अर्थ क्या होगा? हमें तत्पुरुष करना है, तो समाहार करेंगे, समाहार नहीं होगा। यहाँ पर दो कंसों से खरीदा गया, द्वाभ्याम कंसाभ्याम क्रीतः। तो क्रीत अर्थ में यहाँ पर कंस का सूत्र भी अलग से है एक, कौन सा? कंसाट टिठन, कंस शब्द से टिठन प्रत्यय होता है क्रीतार्थ में। तो हम तहितार्थोत्तर पद समाहरेचा से तद्धित के अर्थ में समास कर लेंगे। हो गया तत्पुरुष, और संख्यापुर में द्विगु नाम हो गया। तो कंस का आद्युदात्त द्विकंसः त्रिकंसः। ऐसे ही द्विमंथः त्रिमंथः द्विशूर्पः त्रिशूर्पः, ये सब परिमाण के वाचक शब्द हैं ये। और द्विपाह्यः त्रिपाह्यः द्विकांडः त्रिकांडः, पाह्य शब्द उसमें बनाया गया था, सूत्र याद आ रहा होगा, पाह्य सान्नाह्य निकाय आया था ना, वहां पर था ये पाह्य शब्द, और परिमाण अर्थ में ही निपातित था वहां पर। द्विकांड त्रिकांड में तो प्रमाण अर्थ में करेंगे, तद्धित का जो अर्थ है ना प्रमाण, प्रमाणे द्वैसस दघ्ने मात्र चह, तो प्रमाण अर्थ में द्वे कांडे प्रमाणम अस्य, ये खरीदा हुआ अर्थ नहीं, यहाँ पर द्वे कांडे प्रमाणम अस्य, किसी का नाप है द्विकांड प्रमाण। तो मात्र आदि जो प्रत्यय होते भी हैं प्रमाण अर्थ में, उनका फिर लुक भी करने का वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, अगर द्विगु है तो प्रमाण अर्थ में विधीयमान प्रत्यय रहेगा ही नहीं,
वो चला जाएगा, तो शब्द वही रहेगा, द्विकांडः त्रिकांडः। आगे देखो, तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके, तत्पुरुषे सप्तम एकवचनांतम शालायाम सप्तम एकवचनांतम नपुंसके सप्तम एकवचनांतम। ऊपर तत्पुरुषे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि वहां द्विगु कह दिया, द्विगु तत्पुरुष ही होता है। यहां तत्पुरुष कहना पड़ा क्योंकि द्विगु की अनुवृत्ति लानी नहीं है। साथ में नपुंसक लिंग भी बोल दिया है इन्होंने। तो कुछ शब्द हैं ऐसे जो समास करने के बाद उनके नपुंसक लिंगत्व का विधान भी किया गया है। वो जो सूत्र आता है ना, विभाषा, सेना, सुरा, छाया, शाला, निशा, नाम, ये सब जब अंत में आएंगे तो नपुंसक लिंग होता है। तो शाला तो सूत्र कह ही रहा है, शाला अंत में जब आएगा तो नपुंसक लिंग भी होना चाहिए। तो नपुंसक लिंगे शाला शब्दांते तत्पुरुषे समासे उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। तो समास कौन सा होगा? षष्ठी समासी ही होगा। ब्राह्मणस्य शाला, ब्राह्मण शालम, क्षत्रिय शालम, नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व भी हो जाएगा। आगे एक और जोड़ दिया है, कंथाच। अब कंथा और जोड़ा है तो इसका भी नपुंसक लिंग करने का सूत्र, संज्ञायाम कंथोषी नरेशु, वहीं पर है। विभाषा, सेना, सुरा, छाया, शाला, निशा, नाम, इसके ऊपर है ये संज्ञायाम कंथोषी नरेशु। तो कंथा प्रथम वचनांतम च्याव्यपदम, कंथा शब्दांते तत्पुरुषे नपुंसक लिंगे उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। कंथा किसे कहते हैं? गुदड़ी। कंथा वस्त्र, हाँ गुदड़ी, कुछ भी कह लो शब्द है। मोटा वस्त्र जो मोटा, हाँ उसको कहना चाहिए। उसी का हिंदी में कथरी या कथरिया ऐसे करके भी कुछ बोलते हैं हिंदी में। कुछ भारी भी होता है, नहीं कई वस्त्रों को जोड़ करके भी बना लेते हैं उसको। जैसे पुराने वस्त्र होते हैं ना, तो महिलाएं क्या करती हैं परिवारों में कि जो अधिक पुराने वस्त्र हैं उनको बिछाया बिस्तर पर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, खूब मोटा करके बना लिया, और उसके ऊपर फिर एक अच्छा सा वस्त्र कवर के रूप में और उसको लगा करके सिल दिया, तो पूरा गद्दा सा बन गया ना। अब भारी तो इसलिए होता है कि वस्त्र बहुत सारे आ गए हैं उसके अंदर पुराने सब। बीच में भी इधर उधर सिलाई कर देते हैं, जैसे रजाई में करते हैं ना, जिससे कि वस्त्र फिर इधर उधर को न हो, सरके नहीं इधर उधर के लिए, नहीं तो कहीं गड्ढा हो जाएगा, कहीं ऊंचा हो जाएगा फिर। तो इस तरह से कंथा उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, जो श्लोक में आता है ना, क्वचित कंथाधारी। हाँ, तो वही है ना कि जिसके पास मूल्यवान वस्त्र नहीं है, बस एक कंथा पुराने वस्त्रों को इकट्ठा करके बना लिया बस। एक फकीर के रूप में वर्णन है वहां पर, त्यागी तपस्वी व्यक्ति। क्वचित भूमौश या क्वचित कंथाधारी। हाँ वो भी है, नहीं कहीं मिल भी गया तो वो भी क्या मिला, कंथा ही मिला है, और वो भी नहीं मिला तो फिर भूमि ही है सीधी। और अगर हम उसको उस रूप में लेते हैं, गद्दा वास्तव में मूल्यवान गद्दा है, तो वो भी ले सकते हैं अर्थ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यवहार में जो कंथा शब्द आता है प्राय करके, वो गुदड़ी के लिए ही आता है। तो सौषमी कंथम, आह्व कंथम, चप कंथम। अब ये शब्द बड़े विचित्र हैं, किस किस के कंथा बनाए गए हैं ये। अब यहाँ पर आ हुआ तो आंग उपसर्ग पूर्वक वे धातु से पहले आहुआ बनाया जाएगा ना, आतष्टोपसर्ग कह। और चप में जो है ये धातु ही है एक, चप सांत्वने, उसमें एक प और जोड़ा जाएगा। तो अणादि कोश का किसी प प्रत्यय कहीं यदि है, उसका सहारा लेकर के वो चप बन जाएगा, तो उसकी कंथा। अब चप से किस को लेना है, क्या अर्थ निकलेगा, ये तो कहीं प्रयोग के आधार पर ही पता लग पाएगा। तो इस तरह से यहाँ संज्ञायाम कंथोषी नरेशु से नपुंसक लिंग हो चुका है और ह्रस्व कर दिया गया है नपुंसक लिंग होने के कारण से।
आगे है आदिश चिहणादीनाम। अब यहाँ योग विभाग जो किया है इन्होंने, शाला को अलग लिया, कंथा को अलग लिया, क्योंकि कंथा की अनुवृत्ति आगे ले जानी थी। आदेश चिहणादीनाम, आदि ही प्रथम एक वचनांतम, चिहणादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम। यहाँ चिहण शब्द है ये, और गण दे दिया है पूरा, चिहणादि, चिहण आदिर्येषाम। तो कंथा शब्दांते तत्पुरुषे समासे नपुंसक लिंगे चिहणादीनाम आदिर्दात्तो भवति। चिहणादियों का आदि उदात्त, तो स्पष्ट है कि चिहणादि ये प्रारंभ में आएंगे। अब देखो प्रकरण क्या चल रहा है हमारा अभी, उत्तर पद को आदि उदात्त करना। तो ये तो बीच में विजातीय तत्व आ गया ना, अभी प्रकरण को ही भंग कर दिया इसने। ये क्या कह रहा है, आदि उदात्त किसको, चिहणादि शब्दों को, और कंथा आएगा अंत में। तो उत्तर पद को तो नहीं कर रहे यहाँ पर, इसलिए ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही थी उसको यहाँ पर नहीं लेंगे, उसका संबंध ही नहीं जुड़ पाएगा। उदात्त तो है लेकिन उत्तर पद का संबंध नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से ये पूर्व सूत्र का अपवाद हुआ, क्योंकि पूर्व सूत्र ने ये नहीं कहा था कि प्रारंभ के शब्द क्या होंगे, उत्तर पद का तो ले लिया उसने कंथा। ये प्रारंभ के शब्द जो आ रहे हैं इनको गिना दिया गया है कि ये यदि आएंगे कंथा शब्द के साथ में तो उत्तर पद को नहीं, बल्कि जो पूर्व शब्द आ रहे हैं उन्हीं को आदिदात्त होगा। तो चिहण, मडर आदि ये जो शब्द हैं ये रहेंगे आदिदात्त। अब इनके ढूंढते रहना अर्थ कोशों में क्या क्या है पता नहीं। आगे है चेल खेट कटुक कांडम गर्हायाम। अब फिर वही उसी प्रकार से प्रकरण चलेगा। चेल खेट कटुक कांडम प्रथम एक वचनांतम गर्हायाम सप्तम एक वचनांतम। सप्तम्यंत जो पद है गर्हा, ये तो पूरे समास के लिए ही कह रहा है, अर्थ जो है गर्हा रूपी निकलना चाहिए निंदा के रूप में। और जो प्रथमांत पद हैं ये उत्तर पद वाले माने जाएंगे। अब तो चेल खेट कटुक कांड इत्येतानि उत्तर पदानि तत्पुरुषे समासे आदिदात्तानि भवन्ति गर्हायाम गम्यमानायाम। अब ये जो शब्द हैं चेल खेट कटुक कांड, तो चेल शब्द जैसे कपड़ा चिल्ला ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में भी, तो फटा उटा ऐसे जो कपड़े होते हैं ना प्राय करके, चिल्लर सुना होगा ना, रेजगारी को कह देते हैं कभी कभी। तो चिल्लर क्या होता है, ये रुपया फट जाता है ना, रुपया फट गया का तात्पर्य रुपये के 100 भाग कर दिए पैसों के रूप में, वो क्या हो गया, चिल्लर। ऐसे ही वस्त्रों के टुकड़े, जब दर्जी किसी वस्त्र को सिलता है तो कुछ उसकी कतरन निकलती है ना, इधर उधर से काट कूट करके जो एक नाप निकालता है वस्त्रों का, तो कतरन निकलती है, वो क्या है सब, वो चिल्लर ही तो है। तो यही शब्द यहाँ पर उसी का है, ये चेल अर्थात जो फटे हुए कपड़े होते हैं उस प्रकार से। अब क्योंकि गर्हा अर्थ भी यहाँ पर देखना है हमें, तो पुत्र शब्द के साथ में समास कर रहे हैं चेल शब्द का, तो कैसे हो पाएगा, तो फिर समानता दिखानी होगी, गर्हा तभी तो होगी कि ये पुत्र कैसा है। ये भाई जैसे कतरन बेकार की तो होती है, फेंक देते हैं उसको, तो पुत्र है तो लेकिन कैसा है, ये गुण ही नहीं है उसमें, क्या है वो, चेल के समान, फटे वस्त्रों के समान। तो पुत्र चेलम इव। अब ऐसे जो शब्द होते हैं जहां पर अगले पद के साथ में हम जब इव लगाते हैं, तो अगले शब्द के साथ में इव लगाते हैं, तो वहां समास करने वाला सूत्र कौन सा होता है, उपमितम व्याघ्र्यादि भी सामान्य प्रयोगे। सामान्य शब्द का तो प्रयोग नहीं करना है, जैसे हमने विग्रह में तो इव दिखा दिया है ना, लेकिन आगे अब समास में इव को नहीं लाना है हमें। तो उपमित शब्द का समास होगा। उपमित किसे कहते हैं,
जिसके लिए उपमा दी जा रही है, पुत्र के लिए उपमा दी जा रही है। पुत्र क्या हो गया? उपमित, इसीलिए बना है ये उपसर्जन। और जिसके द्वारा उपमा दी जाती है वो आगे आ जाएगा, फिर व्याघ्रादि भी कह करके उसको कहा गया है। तो चेलम एवं, पुत्र चेलम, भारिया चेलम, ये सब निंदनीय शब्द हैं। भारिया भी गुणों से हीन है। ऐसी एक शब्द है उपानद खेटम, तो खेट शब्द है सूत्र में। अब खेट क्या होगा ये? तो खेट कहते हैं तिनका इत्यादि होते हैं ना, ये घास फूस तिनका, जिसको कहते हैं बेकार की चीजें ये। तो उसके समान किसी का जूता है, यानी खराब है, बिल्कुल फेंकने योग्य है। तो उपानद खेटम, उपानह शब्द का खेट शब्द के साथ में समास, यहां भी खेटम एवं ऐसे बोला जाएगा। उपानद खेटम, नगर खेटम। अब नगर खराब है तो क्या होगा? नगर में रहने वाले लोग ही खराब होंगे, तभी कहा जाएगा नगर खराब है। आगे शब्द है कटुक सूत्र में। तो कटुक का तो स्पष्ट कड़वा ही अर्थ है। अब वहां पर हम एवं ना भी लगाएं तब भी समास हो जाएगा, विशेषण विशेष्य का आपस में। तो दधि कटुकम, क्योंकि दधि कटु अच्छा नहीं माना जाएगा, खराब हुआ है तभी तो कड़वा बनेगा वो। अब कड़वा से तात्पर्य यहाँ पर वो कड़वाहट नहीं है जैसे जो नीम के पत्ते में होती है। यहाँ कड़वाहट से तात्पर्य अधिक खट्टा हो जाना, वो हानिकारक है फिर दधी। क्योंकि दधी का परिणाम कोई कड़वाहट नहीं आएगी, उसमें खट्टापन बढ़ता ही चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें ऊपर झाग भी आने लगते हैं फिर, जिसको हिंदी में कहते हैं ना बमज जाना, बमजना। बुलबुले जैसे आने लगेंगे अगर रखे रहो उसके लिए देखना, प्रयोग न करें तो बहुत तीव्र गंध भी आने लगेगी, बहुत ही खट्टा हो जाएगा फिर, जैसे सिरका सा बन जाता है। तो दधि कटुकम, भूत कांडम। अब ये कांड क्या है, ये इसकी निंदा कैसी होगी कांड शब्द से? पीछे भी देखो कांड शब्द आया था, उसमें तंस मंथ शूर्प पाई में कांडम देखो। लेकिन वहां जो कांड शब्द है और यहाँ जो कांड है थोड़ा सा अंतर है। वहां कांड क्या था? एक नाप था। लेकिन यहाँ जो कांड शब्द है ये कष्ट अर्थ में है। जैसे कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो प्रश्न होता है क्या कांड हो गया? तो कांड का मतलब कोई कष्ट देने वाली कोई घटना घट गई है, कि बहुत बड़ा कांड हो गया। हम्म। और एक होता है कर्म कांड, वो समूह अर्थ में आ रहा है। तो शब्द अलग अलग आकर के अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ गर्हायाम सूत्र में ही कह दिया है तो कर्म का भूत कांडम, भूत तो प्रजा हो गई ना, जो उत्पन्न है वो सारे भूत हैं, प्रजा इत्यादि। तो वो कैसी है? कांडम एवं, कष्टदायक है ये, कष्ट देने वाली वस्तु के समान है। जैसे कोई कांड हो जाता है ऐसे हो गई ये प्रजा। जैसे किसी की संतान है, अब वो सब अयोग्य, बिल्कुल अनपढ़, माता पिता की आज्ञा नहीं पालने वाले, तो ये संतानें कैसी हैं कि बस यूं ही बस हो गई हैं, बस आ गई हैं सब, भगवान ने दे दी ऐसे ही, यानी कोई नियम के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया। तो ऐसे ही प्रजा भूत कांडम। अगले शब्द में तो प्रजा शब्द ही ले लिया है, प्रजा कांडम। और वैसे कांड शर को भी कहते हैं, बाण को। कोश में देखना तो कांड का अर्थ बाण भी होता है। अब बाण क्या करता है? बाण छिद जाता है, किसी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो कष्ट होता है उससे, बाण से। तो ऐसा ही कष्ट देने वाली प्रजा जो आज्ञा का पालन नहीं करती, राजा को कष्ट दे रही है। आगे चीरम उपमानम। देखो पीछे शब्द आया था चेल, यहाँ क्या है? चीर, बस थोड़ा सा अंतर है। तो चेल भी एक फटा वस्त्र हो गया, भले ही आकार में बड़ा हो वो, लेकिन चीर फटा तो है लेकिन आकार में भी छोटा है। जैसे कोई पट्टी बांधते हैं ना, कहीं चोट लग जाती है तो क्या करते हैं? किसी वस्त्र को फाड़ते हैं ना, 1-2 इंच की चौड़ाई लेते हुए। ये क्या है? चीर। ये चीर हो गई है उसकी। द्रौपदी का चीर हरण बोलते हैं ना।
अब वो चीरहरण इसलिए कि वो लंबा इतना खींचता रहा वस्त्र, कृष्ण जी सप्लाई करते रहे उधर से तो वो लंबाई होने के कारण से वो चीर बन गया पूरा एक। तो चीर लंबे वस्त्र को बोलेंगे छोटे आकार में, उसको पट्टी जैसे कहते हैं हम लोग। तो चीरमानम चीरम प्रथम क्वचनांतम उपमानम प्रथम क्वचनांतम। उपमान वाची चीरम उत्तर पदम आदात्तम भवति तत्पुरुषे समस्य। अब जैसे पीछे था पुत्रश्चेलम एव, ऐसे ही यहाँ पर है कि कोई वस्त्र हमारे पास में है, लेकिन कैसा है, ऐसा है जैसे कि कोई प्रयोग में ढंग से आ नहीं पाएगा, बहुत ही पतले चौड़ाई में पतला है, छोटा है चौड़ाई में, और लंबाई तो है लेकिन वो पट्टी के समान बन चुका है। तो यहाँ भी ऐसे ही समास करेंगे, फिर वस्त्रम चीरम एव उपमितम व्याघ्र भी से समास हो जाएगा। वस्त्र का ही पर्यायवाची पट शब्द है, तो पटः चीरम एव, पट चीरम। ऐसे ही कंबल के साथ में भी कंबलम चीरम एव। पलल सूप शाकम मिश्रे। पलल सूप शाकम प्रथम क्वचनांतम मिश्रे सप्तम क्वचनांतम। मिश्रे में सप्तमी आ रही है, तो समास जो पूरा है उससे कोई वस्तु मिलाई गई है ऐसा अर्थ निकलेगा। तो पलल सूप शाक इत्येतानि उत्तरपदानि मिश्रवाचिनी तत्पुरुषे समासे आद्युदात्तानि भवन्ति। तो ये तो अंत में आएंगे, पलल सूप शाक। तो गुड़ के साथ मिलाया गया पलल को, तो गुड़ेन मिश्रम पललम, गुड़ पललम। तो यहाँ खाद्य पदार्थों के रूप में इनका वर्णन है, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके वाचक शब्दों का समास करने के लिए भक्ष्येण मिश्रीकरणम, भक्ष्यवाची जो शब्द हैं उनके साथ में जिसको मिलाया जा रहा है मिश्रीकरणम, उसके साथ में समास हो जाएगा। तो पलल भक्ष्य है और गुड़ उसके साथ में मिलाया जा रहा है। तो गुड़ेन मिश्रम पललम, गुड़ पललम, घृत पललम, घृत सूपः, मूलक सूपः, घृत शाकम, मुद्ग शाकम। मुद्ग को भी मिलाते हैं शाक में, क्या कहीं है प्रचलन खाद्य के रूप में? फ्राई करके मुद्ग को चावल में मिलाते हैं, वो बनती ना खिचड़ी, मूंग की दाल या मूंग और खिचड़ी चावल मिला करके बनाते हैं। शाक में भी डाल सकते हैं, जैसे पालक आदि जो होती है ना, मेथी पालक, विशेष करके पालक को तो पीस करके पतला करके उसको कई सब्जियों में मिला देते हैं इसके लिए। आलू के साथ में भी पालक आलू, पालक पनीर, पालक मटर, के क्या क्या मिला सकते हैं इसको। तो हो सकता है मुर्ग के साथ में भी डालते हैं। चलो आगे देखते हैं। कूल सूद स्थल कर्षः संज्ञायाम, ये संज्ञा में लगेगा। तो कूल सूद स्थल कर्षः प्रथमा बहुवचनांतम संज्ञायाम सप्तम क्वचनांतम। कूल सूद स्थल कर्ष चार शब्द हैं, इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति तत्पुरुषे समासे संज्ञायाम विषये। तो पहला शब्द है इसमें दाक्षिकूलम, दाक्षिकूलम, महकीकूलम। अब यहाँ पर जो समास होगा, क्योंकि संज्ञा है ये, तो षष्ठी समास भी कर सकते हैं। अब किसी स्थान के ही नाम कहलाएंगे, वैसे तो कूल किनारा होता है, लेकिन ये कहीं पर ग्राम इत्यादि के जो नाम पड़ जाते हैं तो उनका ग्रहण होगा। दाक्षिकूलम, आहकीकूलम, देवसूदम, भाजी सूदम, पता नहीं किसके नाम है ये। ऐसे ही दांडायन स्थली है, माह की स्थली, सूत्र में है शब्द स्थल, तो स्थल शब्द ही है यहाँ पर, लेकिन समास करने के बाद वो जानपद कुंड गुण स्थल जो सूत्र है, इससे स्त्रीलिंग को कहने के लिए, क्योंकि नाम जब ऐसा ही आ रहा है संज्ञा के रूप में,
तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीश प्रत्यय हो जाएगा। और स्थल शब्द से बनाया गया है स्थली। तो स्थल का इन्होंने कहा भी है कि जहां पर पहले से ही ईश्वर के द्वारा ही जो रचित भूमि कहीं ऊपर ऊंचाई वाली बना दी गई, यानी कि अकृत्रिम रूप से जो पहले से ही है। और स्थल इसलिए है क्योंकि वहां बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, ऊंचा नीचापन नहीं होता है, यानी कि सम, ऊपर से समानता जिसकी है। ऐसे ही कर्ष शब्द के साथ में दाक्षी कर्ष है। तो ये सभी जो है ना स्थानों के नाम है, ग्राम इत्यादियों के। आगे है अकर्मधारय राज्यम। अकर्मधारय सप्तम एकवचनांतम राज्यम प्रथम एकवचनांतम। तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा था, तो तत्पुरुष में कर्मधारय भी आ जाता है समानाधिकरण होने पर, उसका यहाँ निषेध कर दिया है। तत्पुरुष तो लेना है लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष नहीं लेना है। तो षष्ठी समास के उदाहरण मिल जाएंगे। तो कर्मधारय वर्जिते तत्पुरुषे समासे राज्यम उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। तो ब्राह्मणों का राज्य, ब्राह्मणस्य राज्यम, ब्राह्मण राज्यम। ऐसे ही क्षत्रिय राज्यम, उत्तर पद का आद्युदात्त। आगे वर्ग्यादयश्च। अब ये जो शब्द है वर्ग्यादयश्च, वर्ग्यादि, वर्ग्यादयः प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। तो वर्ग्य आदिर येषाम। इसमें ज्यादा शब्द नहीं है, बस केवल 4 शब्द लिए गए हैं, वर्ग, पूग, गण, पक्ष। और सभी में यत प्रत्यय करके यहाँ माना गया है इनके लिए। तो यत प्रत्यांत ही लेना है, नहीं वर्गे भवः, वर्गे भवार्थ में यत प्रत्यय करके। तो वर्ग्यादयः, वर्ग्यादीनि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। अकर्मधारय तत्पुरुषे समासे, कर्मधारय यहाँ भी नहीं होगा। तो वासुदेव वर्ग्यः, और वर्ग्यः का अर्थ क्या हुआ? वर्ग से बनाया गया भव अर्थ में वर्ग्य, तो वर्ग में होने वाला। और क्यों, किसका है वो? वासुदेव का। जैसे कहते हैं ना, ये इसके पक्ष में है, ये इसके पक्ष में है, ये इसकी पार्टी का है, ये इसकी पार्टी का है। तो वासुदेव के वर्ग में होने वाला वासुदेव वर्ग्यः। ऐसे ही पक्ष शब्द से पक्ष्यः, पक्ष में होने वाला उसके, तो वासुदेव पक्ष्यः। अर्जुन वर्ग्यः, अर्जुन पक्ष्यः। पुत्रः पुंभ्यः, पुत्रः प्रथम एकवचनांतम, पुंभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। पुंस शब्द है मूल, सकार का लोप हो गया है, पद संज्ञा होने से संयुगान्तस्य लोपः। तो पुंभ्यः ये बन गया पंचमी में। तो पुम शब्देभ्यः उत्तरः, पुत्र शब्दः उत्तर पदम आदात्तम भवति तत्पुरुषे समासे। अब यहाँ पुम शब्द से उत्तर, तो पुम शब्द यहाँ स्वरूप से नहीं लेंगे हम, अभी तो पुल्लिंग वाची जो शब्द हैं उनसे उत्तर। पुत्र शब्द का जो समास करेंगे वो स्त्रीलिंग के साथ में नहीं करेंगे। जैसे गार्गी ले लिया हमने, गार्गी पुत्र, ऐसे नहीं, पुल्लिंगवाची शब्द के साथ में समास होगा। जैसे कौनटी, दामक, माहिषक, ये नाम है व्यक्तियों के, तो उनका पुत्र, कौनटी पुत्र, दामक पुत्र, माहिषक पुत्र। कुछ और शब्दों के साथ में अगले सूत्र में लिया गया, वहां निषेध कर रहे हैं, क्योंकि पुत्र पुंभ्य ने तो सामान्य रूप से सारे ही पुल्लिंगवाची शब्दों को ले लिया पुत्र शब्द के साथ में। अगले सूत्र में निषेध किया गया कि नाचार्य राजर्त्विक संयुक्त जात्याख्येभ्यः न व्यपदम आचार्य राजर्त्विक संयुक्त जात्याख्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। तो जिनके साथ में ये निषेध हो रहा है वो शब्द हैं आचार्य, राजा, ऋत्विक, संयुक्त, ज्ञाति। लेकिन इन शब्दों की भी फिर आख्या ली गई, अर्थात इनको कहने वाले। अब तात्पर्य होगा इनके पर्यायवाची भी आ जाएंगे सब।
तो आचार्य राजा ऋत्विक संयुक्त ज्ञाति इत्येतेषां या आख्या अर्थात तद्वाचिभ्यः उत्तरः पुत्र शब्दो आदातो न भवति, ये उदात्त नहीं होगा। अब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? समासस्य सूत्र बैठा हुआ है, वो तो तैयार अपना कार्य करने के लिए, वो अंतोदात्त कर देगा। तो सर्वत्र षष्ठी समास करते जाना है। आचार्य पुत्रः, उपाध्याय पुत्रः, शाकटायन पुत्रः, सभी जगह अंतोदात्त हो गया। अब सब में आख्या आख्या लगा हुआ है, तो आचार्य उसी का पर्यायवाची उपाध्याय। अब शाकटायन आचार्य का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन शाकटायन आचार्यत्व के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, तो नाम लेकर के ही वो आचार्य के ही रूप में उनको स्वीकार किया गया। राजा और उसके पर्यायवाची, तो राजपुत्र, ईश्वर पुत्र, नंद पुत्र, नंद नाम है लेकिन राजा था वो, इसलिए। ऐसे ही ऋत्विक के पर्यायवाची, तो ऋत्विक पुत्र, याजक पुत्र, होतु पुत्र। होतु पुत्र में यहाँ होत्री शब्द के साथ में समास हुआ है, होना चाहिए होत्री पुत्र, लेकिन विभक्ति का अलुक कर दिया है, विभक्ति का लुक नहीं हुआ है। और वहां जो सूत्र आता है अलुक करने के लिए, ऋतो विद्यायोनि संबंधेभ्यः, ऋकारांत है ये होत्री, और विद्या का संबंध हो या योनि का संबंध हो, तो विद्या का संबंध है। यहाँ पर होता का पुत्र कोई उसके पिता नहीं है, वो उसका केवल विद्या का संबंध है। और पिता भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, दोनों अर्थों में बोल रहा है सूत्र को, विद्या का भी संबंध और योनि का भी संबंध, ऋकारांतों के साथ में। होतु पुत्र। अब संयुक्त और संयुक्त की आख्या क्या होगी? तो संयुक्त कहते हैं मिला हुआ। अब मिला हुआ शब्द को ही द्योतित कर रहा है संबंधी शब्द, वो भी आ गया उसमें, आपस में बंधन है, संबंधी हो गए वो। अब संबंधियों में फिर उनके नाम भी होते हैं अलग अलग, तो श्याल शब्द भी ले लिया, क्योंकि श्याल शब्द, श्याल का संबंध कैसे, हमारा संबंध श्याल से कैसे बना? विवाह होने से। तो विवाह होने से क्या हुआ कि पत्नी से संबंध जुड़ा, पत्नी से जुड़ा तो पत्नी के भाई से भी जुड़ा। पत्नी का भाई कौन हो गया? श्याल, साला होता है ना, श्याल को ही साला बोलते हैं हिंदी में। तो संयुक्त पुत्र, संबंधी पुत्र, श्याल पुत्र। ऐसे ही ज्ञाति शब्द है, तो ज्ञाति शब्द जो होता है ये हमारे जो माता पिता से संबद्ध लोग होते हैं वो उनके साथ में आएगा। जैसे हमारा भाई, वो ज्ञाति कहलाएगा, वो संबंधी नहीं, संबंध होता है किसी अन्य के साथ जुड़ने के बाद। और जो अपने ही परिवार में माता पिता आदि हैं, उनके से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सब पारिवारिक लोग ज्ञाति शब्द से कहे जाते हैं। तो ज्ञाति पुत्र, भ्रातुष्पुत्र। भ्रातुष्पुत्र में भी विभक्ति का अलुक हो गया है, क्योंकि ये भी तो ऋकारांत है ना, भ्रातृ। तो यहाँ योनि का संबंध हो गया, ऋतु विद्या योनि संबंधेभ्यः। चूर्णादीन्य प्राणिषष्ठ्याः, चूर्णादीनि प्रथमा बहुवचनान्तम, अप्राणिषष्ठ्याः पंचम एकवचनान्तम। यहाँ चूर्णादि गण ले लिया है। तो चूर्णादीनि उत्तर पदानि अप्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्तात् पराणि तत्पुरुषे समासे आद्युदात्तानि भवन्ति। जिस षष्ठ्यंत से उत्तर ये शब्द आएंगे वो षष्ठ्यंत शब्द प्राणिवाचक नहीं होना चाहिए। जैसे मुद्ग आदि शब्द हैं, ये निर्जीव पदार्थ हैं, अब प्राणिवाचक हैं। तो प्राणियों का भी बन जाता है क्या चूर्ण? तो मांसाहारी लोग बनाते होंगे, मछली आदि से तो बहुत सारे पदार्थ बनाते हैं लोग, मछलियों का तेल भी निकालते हैं, मछलियों का चूर्ण भी बनाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो उस अवस्था में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो मुद्गस्य चूर्णम, मुद्ग का चूर्ण। ऐसे ही मसूर चूर्णम, तो चूर्ण यहां पर हो गया आटा।
अब तो पशुओं तक को उनके भोजन में भी लोग मांस मिलाते हैं। ये जो बाजारों में मिलता है ना पशुओं का बना बनाया भोजन, देखा होगा, वो छोटे छोटे टुकड़े क्रिस्टल के रूप में बना के बिकते हैं बाजारों में, बोरियों में भर भर करके। तो उसमें मांस का मिश्रण होता है। अब पशु खा लेते हैं उसको, गाय आदि भी, क्योंकि उनको इतना ज्ञान थोड़ी है कि इसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है। उनको तो जो खाद्य पदार्थ है उसकी गंध उसमें आती है, वो खा लेते हैं स्वाद में। तो वहां भी लोग जो है मांस मिश्रण करने लगे। आगे षट् कांडादीनि, षट् प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम कांडादीनि प्रथमा बहुवचनांतम। तो षट् प्रथमा का बहुवचन है तो एक वचन में क्या बनेगा? बनेगा ही, उसका अर्थ ही छह है। अब यहाँ सूत्र किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये छह कौन से ले जाएंगे? तो कहा कांडा देने। तो पहले कांड को पकड़ो, कहाँ हुआ था कांड? कांड कहाँ हुआ था अभी? तो पीछे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। एक सूत्र आया था, चेल खेट कटुक कांडम गर्भायाम। यहां से कांड को पकड़ो। अब एक एक करके पांच और ले लो आगे। चीरम उपमानम, चीर को ले लिया, दो हो गए। फिर पलल सूप शाकम मिश्रे, तीन ही हो गए, तीन और दो पांच। एक और जोड़ना है हमें। तो एक जोड़ने के लिए कुल सूद स्थल करशाह संज्ञायाम, ये सूत्र आया, लेकिन यहां से एक ही पकड़ना है अब, कुल शब्द तक। बस ये हो गए छह। इन्हीं के ओर संकेत कर रहा है ये सूत्र कि षट से कांडादीनि। षट कांडादीनि उत्तर पदानी अप्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्तात्पराणि आद्युदात्तानि भवन्ति। तो इनको यहाँ पर आद्युदात्त किया गया। अब प्रश्न उठ जाएगा, तो नया काम कौन सा कर दिया इसने? क्या पिछले सूत्र कमजोर थे अपना कार्य करने के लिए? उनमें नहीं थी ऐसी एनर्जी कि ये कर पाते यहाँ पर आद्युदात्त? भाई वो भी तो यही कार्य कर रहे थे, तुमने नया कौन सा कार्य कर लिया? जो सूत्र कार्य कर रहे हैं वही कार्य ये कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य, पिछले सूत्रों ने जब इनको आद्युदात्त किया था तो उन्होंने एक एक शर्त लगा रखी थी सब ने। जैसे हम चेल खेट कटुक को देते हैं, उसने गर्हा अर्थ ले लिया था, ठीक है ना, सीमित कर दिया था उनको। चीरम, चीर शब्द को लिया तो उसने उपमानवाची के रूप में लिया। पलल सूप शाक, इसमें इसने मिश्र, समास का अर्थ मिश्र होना चाहिए, ये अर्थ ले लिया। और कुल सूद स्थल कर्ष ने, इसने क्या किया? इसने संज्ञा ले लिया। तो सबका ये हो गया ना सीमित। अब ये क्या कह रहा है कि इन सब अर्थों से बाहर निकल जाओ। अगर सामान्य किसी और अर्थ में भी ये शब्द आते हैं तो वहां भी आद्युदात्त हो जाएगा। बस ये तात्पर्य है इसका। तो अब पीछे वाले अर्थ यहां पर नहीं लेंगे अब। तो दर्भ कांडम, शर कांडम, दर्भ चीरम, कुश चीरम, तिल पललम, मुद्ग सूपह, मूलक शाकम, नदी कूलम, समुद्र कूलम, शब्द वही हैं सारे, लेकिन उन अर्थों को नहीं लेना है। निंदा आदि जो पीछे बताए गए थे, निंदा उपमा संज्ञा, ये सब नहीं लेने हैं। चलो आगे देखो। कुंडम वनम, कुंडम प्रथमैकवचनांतम, वनम प्रथमैकवचनांतम। अब यहाँ वनम जो शब्द आ रहा है उसमें भी प्रथमा और कुंडम में भी प्रथमा। तो क्या तात्पर्य हो गया ये? अरे ना तो कुंड वन है ना वन कुंड है, इन दोनों का संबंध कैसे जुड़ेगा? क्योंकि दोनों में प्रथमा दी हुई है। तो कुंड तो ले लिया इन्होंने स्वरूप से कि कुंड शब्द को आद्युदात्त करना है, लेकिन वह कुंड शब्द वन कैसे बन जाएगा? कुंड तो कुंड ही रहेगा। फिर भी अर्थ वैसा ही लेना है। तो यहाँ तात्पर्य ये कहने का है सूत्रकार का
कि जिस कुंड शब्द के साथ में समास किया जाएगा वह कुंड शब्द वन के अर्थ में होना चाहिए। तो वन के अर्थ में कैसे आएगा? तो वन का अर्थ क्या होता है? वन का अर्थ होता है जहां बहुत सारे वृक्ष इकट्ठे हमें दिखाई देते हैं, उसे हम वन कह देते हैं, जहां बहुत सारे वृक्षों का समूह होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कुंड शब्द का जिसके साथ में हम समास करेंगे वो भी समूह रूप में बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। जैसे दर्भ के साथ में समास किया, इसका तात्पर्य है कि दर्भ बहुत अधिक मात्रा में है उस भूमि पर वहां, और ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा दर्भ का वन बन गया हो। तो वन न कह करके वहां कुंड शब्द का प्रयोग किया। और वैसे कुंड का अर्थ क्या होता है भाई? एक जलाशय को भी कुंड कह देते हैं ना, जिसमें जल भरा हुआ है। तो जल भरा हुआ है तो जल की मात्रा अधिक है या नहीं है? तभी तो कुंड बना। अगर जरा सा यह एक बाल्टी जल डाल दिया तो कहेंगे देखो कितना बड़ा कुंड है ये, कि क्या है इसमें जल है, देखें तो क्या वो तले पे जरा सा दिख रहा है। तो जल की अधिक मात्रा, अधिकता वाली बात वहां भी घट रही है। अब दर्भ कुंड है तो दर्भ कोई जल के समान कोई पतला पदार्थ, द्रव पदार्थ है नहीं, तो पूरी ये झाड़ी जैसे बन जाती है, ऐसा पूरा वन के समान। इसलिए यहां पर वन शब्द को पढ़ा गया है। तो वन वाची कुंड शब्दम उत्तर पदम आदिदातम भवती। तो दर्भ कुंडम शर कुंडम। ऐसे ही शर कुंड, शर देखा है ना, पीछे भी चर्चा इसकी हो चुकी है। वो जो बताया था मैंने एक बार, जिसका छप्पर बनाते हैं। अब तो छप्पर बहुत कम मिलेंगे, ग्रामीण इलाकों में भी छप्पर अब उतनी मात्रा में नहीं रहे, कहीं कहीं उपलब्ध भले ही हो जाए। तो जिससे छप्पर बनाया जाता था वो सारा ऐसा ही था, वो सब दर्भ के रूप में ही कहा जाता था। उसी को सरकंडा जैसे कहते हैं हिंदी में, वही लिखा है इन्होंने, सरकंडे का वन। और वो यूं ही जम जाता है, उसको बीज के रूप में डाल करके नहीं बोना पड़ता, वो ईश्वरीय व्यवस्था से जगह जगह वो निकल आते हैं। और वैसे होते हैं उनको काट भी लो तो कुछ काल बाद फिर हो जाएंगे, वो उसी स्थान पर बढ़ते ही रहते हैं। वो झुंड भी कहते हैं उनको, झुंड, झुंड का बन गया, झुंड झुंड जैसा बन जाता है पूरा ये। और बहुत ही खतरनाक भी होता है, उसको छुएंगे तो अगर ऊपर से नीचे को हाथ कर दिया उसमें सरकाते हुए तो हाथ कट जाएगा, नीचे से ऊपर को करेंगे तो नहीं कटेगा। तो दर्भ कुंडम शरकुंडम प्रकृत्या भगालम। प्रकृत्या तृतीय एक वचनांतम, भगालम प्रथम एक वचनांत। ये भी देखो एक विजातीय सूत्र के रूप में आ गया। जैसे पीछे आया था ना, पूर्व पद को आदत्त करना, यहाँ पर ये फिर पीछे की बात को दोहरा रहा है, प्रकृति भाव को ले रहा है, जबकि बहुत पीछे छूट चुका वो विषय, लेकिन इसने वही लिया। इसलिए ऊपर से उत्तर पद आदि की अनुवृत्ति नहीं लाई, उसकी आदि उत्तर पद वाला जो भाग है तो वहां पर उदात्त की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। अब उत्तर पद को प्रकृति भाव से रखना है। तो भगाल वाची उत्तर पदम तत्पुरुषे समासे प्रकृति स्वरम भवती। प्रकृति स्वर जो उसका वास्तविक स्वर है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो स्वर निकलता है किसी सूत्र से जो किया गया है, बस वही स्वर रहेगा, उसको आदिदात नहीं करना है। तो उदाहरण जैसे कुंभी भगालम, कुंभी कपालम, कुंभी नदालम। तो ये क्या सूत्र कह रहा है? भगाल शब्द, यहाँ तो तीन, दो और जोड़ दिए उसमें, कपाल और नदाल। तो अब यहाँ पर भगाल का अर्थ क्या लेंगे? भगाल वाची। तो भगाल वाची तब बोले ना, पहले भगाल का तो अर्थ पता लग जाए क्या है। तब हम उसके अन्य पर्यायवाची देखें। तो भगाल का क्या अर्थ होता है? कपाल का तो सुना है, तो कपाल के आधार पर ही समझ जाओ अब क्या है भगाल का अर्थ। वही है भाई, कपाल कहते हैं किसी घड़े के टूटे हुए टुकड़े जो होते हैं वो कपाल हो गए, ऐसे ही भगाल भी है। और फिर उसी अर्थ में नदाल को भी लेना है, क्योंकि भगाल बाची कह दिया तो सब एक जैसे ही हो गए ना बिल्कुल। तो कुंभी सब
सब में आ ही रहा है, और कुंभी तो वही है, घड़ा, कुंभ से ही कुंभी बना हुआ है स्त्रीलिंग में। तो कुंभी कपालम, कुंभी भकालम, कुंभी नदालम। अब यहाँ पर प्रकृति स्वर रखना है, तो अब क्या करेंगे, तो इनका वास्तविक स्वर क्या होना चाहिए। तो फिर सूत्र में जो एक परिभाषा दी है सूत्र के रूप में, कि जो शब्द जिनमें दो लघु हों, ये पहली बात, लेकिन उन दो लघुओं में एक अंत में अवश्य आना चाहिए। वो दूसरा कहाँ आए उसे तात्पर्य नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कहाँ आए उसको नहीं कह रहा है सूत्रीय, बस ये कह रहा है कि उनमें एक अंत में हो, दो में से। अच्छा, फिर बहुवशः, ये अश क्या है, ये पाणिनि का अच, और शंतनु आचार्य का अश, प्रत्याहार है उनका ये। जैसे हम स्वरों को अच बोलते हैं, वो स्वरों को अश कहते हैं। तो बहुवशः, बहुत अच वाला हो वो, तो बहुत अच वाला होगा, जिसका अर्थ है कि दो से तो अधिक ही होंगे। इतनी सारी शर्तें होने पर भी, इतनी सारी शर्तों के बाद तब वहां पर कहा जाएगा गुरुहु। ऊपर से मध्य की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, मध्योदात्त की, यानी गुरु मध्योदात्त होता है उसमें। अब देखो सारे स्वर फिट हो गए ना। जब कहा कि दो लघु हों और एक लघु अंत में हो, तो दूसरा कहाँ जाएगा, अब ये मध्य में आएगा दूसरा लघु, क्योंकि मध्य को तो कर रहे हैं उदात्त, और वो होना चाहिए गुरु। तो फिर दूसरा लघु कहाँ पहुंचा, प्रारंभ में। और मध्य को पकड़ना है अब, तो 4 में मध्य होता है कि 3 में या 5 में। 4 में तो मध्य बनेगा ही नहीं। 4 में मध्य ढूंढोगे तो खाली जगह मिलेगी, क्योंकि 2 इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए, क्या मिला, कुछ नहीं। 3 का मध्य मिल जाएगा, 5 का मिल जाएगा। तो यहाँ 3 है, ये भगाल, कपाल, नदाल आदि। और देखो तीनों एक जैसे ही हैं, प्रारंभ का लघु है, अंत का लघु है, और तीनों में मध्य गुरु है। तो इसको हो गया उदात्त मध्य वाले को। बस यही इसका प्रकृति स्वर है, यही रहेगा यहाँ पर। आगे, क्षितेर नित्या बहुवज बहुरिहा वभसत। क्षिते पंचमे क्वचनान्तम, नित्या बहुवच प्रथम क्वचनान्तम, बहुव्रीहौ सप्तमे क्वचनान्तम, अभसत प्रथम क्वचनान्तम। बहुत सारे शब्द आ रहे हैं इसमें। मुख्य तो शब्द है यहाँ पर क्षिति, अर्थात क्षिति में पंचमी है तो उत्तर पद उसके आगे आएगा। क्षिति से उत्तर वाले पद को लेना है। लेकिन उत्तर पद कैसा हो, तो एक तो इसमें शर्त लगाई गई नित्या बहुवच, नित्या बहुवच, नित्य अबहुवच। तो अबहुवच यानी बहवह अचह यस्मिन बहुवच। अब नए समास कर दो, न बहुवच अबहुवच, अर्थात बहुत अच उसमें नहीं होने चाहिए। चलो मान लिया, ये नित्य क्यों लगा दिया साथ में, कि नित्य ही अबहुवच हो, इसका अर्थ कहीं कहीं बहुवच वाला भी हो जाता है वो, तभी तो ये शब्द घटेगा। अगर हम कह रहे हैं कि नित्य नित्य अबहुवच हो, तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा, कि कभी कभी ये बहुवच भी हो जाता है। तो ऐसा भी कोई शब्द है कि अपना स्वरूप बदलता रहता है, गिरगिट के समान, कि कभी कम अच वाला और कभी बहुत अच वाला, होता है क्या ऐसा? हो सकता है। हम समासांत के प्रकरण में लोप करते हैं नहीं, कहीं कहीं किसी शब्द के अंतिम स्वर का कर देते हैं नहीं, तो वो नित्यता कहाँ रही उसकी, कि प्रारंभ में तो बहुत अच वाला था, और बाद में बहुत अच वाला नहीं रहा। तो दो प्रकार का बन गया, कि बहुवच वाला भी बन गया और अबहुवच भी बन गया। तो ऐसे शब्द मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ कहा गया नित्या बहुवच, वो नित्य ही अबहुवच रहना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी शर्त है कि समास होना चाहिए बहुव्रीहि। चलो मान लेते हैं। अब यहाँ पर अबहुवच कह करके
एक शब्द को और रोका जा रहा है। वो शब्द कौन सा है? जो सूत्र में कहा गया है अभसत। न भसत, अभसत। तो भसत में कितने अच हैं? ये बहुवच है या अबहुवच है? अबहुवच। अबहुवच है, तो ये क्षेत्र में आ गया, इसकी रेंज में आ गया, इसको छोड़ दिया गया, इसको नहीं लेना है। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा बहुव्रीहि समासे क्षिते परम अबहुवचकम नित्यम यद अबहुवचकम उत्तर पदम भसत शब्द वर्जितम तत्प्रकृत्या भवति। वो प्रकृति भाव से रहेगा। तो समास किया गया यहां पर पाद शब्द के साथ में क्षिति शब्द का। अब रही बात ये क्षिति क्या चीज है, पहले क्षिति को समझना होगा। तो क्षिति के लिए एक अणादि कोश में भी सूत्र मिलता है जहां पर शत धातु से इन प्रत्यय किया गया है। यद्यपि शत धातु धातु पाठ में नहीं मिलेगी, उसको सौत्र धातु माना गया। तो सूत्र है वहां पर क्रमी तमी शति स्तंभाम अत इच्च, चौथे पाद में है ये क्रमी तमी शति स्तंभाम अत इच्च। उसमें शब्द बनाए गए हैं कृमि ही, तिमि ही, क्षिति ही, स्तिभि ही। कृमि बोलते हैं ना हम कीड़े को, तो उसी सूत्र से बना हुआ है वो। तो वहां क्या किया गया है कि चारों धातुओं में आकार को इकार भी किया गया है, क्योंकि सूत्र में ही है इत च और पीछे से इन प्रत्यय आ रहा है। तो क्षिति शब्द वहां बन गया शत धातु से। और महर्षि ने उसका अर्थ किया है वर्ण युक्त। क्षिति हो गया कोई भी वर्ण, वो चाहे शुक्ल ले लें, कृष्ण ले लें, जैसा भी है। तो उस वर्ण से युक्त जो कहा जाएगा है ना, विशेषण के रूप में आएगा अब ये। जैसे क्षिति पाद है कहा तो बहुरी समास करो पहले। बहुरी समास करेंगे तो एक पैर ले लें या दोनों पैर ले लें, लेकिन विशेषण तो एक वचन में बनेगा पूरा जाकर के किसी मनुष्य को कहा जाएगा। तो क्षिति पादौ यस्य या क्षिति ही पादः यस्य, ठीक है ना। जिसके पैर, अब वर्ण कौन सा ले सकते हैं हम, तो शुक्ल वर्ण इत्यादि जो भी लेना है वर्ण, इन कोई ना कोई वर्ण वहां पर स्वीकार किया जाएगा उस वर्ण से युक्त। अब यहां पर सूत्र की शर्तों को देख लो कि पाद शब्द यहां पर बहुरी जो समास किया गया है, तो नित्य ही ये अबहुवच बहुत अच वाला ही रह, यानी कि बहुत अच वाला नहीं रहता है। दो अच हैं इसमें आ रहे हैं पाद शब्द में। ऐसे ही अंश शब्द है आगे और ओष्ठ शब्द है। अब ये जो कहा जा रहा है वर्ण युक्त, तो क्या कैसा वर्ण माना जाएगा? तो जैसे कल भी चर्चा हो रही थी परसों की, वो जो कभी कभी त्वचा का रोग लग जाता है ना, सफेद दाग जैसे बन जाते हैं, सफेदी आ जाती है त्वचा में, तो उस तरह से किसी का पैर बन गया है या किसी का कंधा अंश अथवा ओष्ठ। ओष्ठों में तो प्राय करके देखा होगा तुम लोगों ने, जब किसी कोई रोग होता भी है तो मुख के भाग में ओष्ठों पर आ जाता है ना, सफेद ओष्ठ बन जाते हैं, चेहरा पूरा हो जाता है, अधिक मात्रा में हो तो पूरा शरीर ही वैसा बन जाता है किसी किसी का। तो इस तरह से है बहुरी समास करते हुए। तो सूत्र ने क्या कहा था कि जो अबहुवच है उत्तर पद, वो प्रकृति भाव से रहेगा। तो हमें जो स्वर देखना है यहाँ पर पाद का, अंश का और ओष्ठ का, स्थिति का नहीं देखना है, इनका प्रकृति स्वर देखना है। तो अंश शब्द सन प्रत्यय करके बनता है, अम धातु से। गुणादि सूत्र है अमेह सन अंशः, पांचवें पाद में है ये। तो सन के नित होने से ये रहेगा आद्युदात्त नित्यादिल नित्यम। तो क्षिति अंशः क्षित्यंशः यणादेश हो गया है। पाद शब्द में कैसे करेंगे? तो पाद शब्द ये इसके पहले पाद में ही सूत्र आया था ना, वृषादि नाम च, जहां घय प्रत्यांतों की बात हो रही थी। तो वृषादि नाम च से ये है आद्युदात्त, तो पावदात्त रहेगा क्षिति पादः क्षित्यंशः। ओष्ठ शब्द फिर वैसा ही है, ये भी उणादि कोश में थन प्रत्यय उषि कुशी गार्तिभ्यस्थन, ओष्ठः कोष्ठः गाथा अर्थः।
तो वहां थन प्रत्यय होने से वो भी नित स्वर लगेगा यहाँ। तो इस तरह से ये सूत्र उत्तर पद को प्रकृति भाव से रख रहा है, जबकि ये सारे शब्द बहुरी समास के थे। तो ये सूत्र यदि न होता तो बहुरी समास होने के कारण से पूर्व पद का स्वर होता, फिर बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम वही लगना चाहिए था। तो ये उसका अपवाद कहलाएगा, समासस्य का नहीं, ये उसका अपवाद है। बस यहीं तक रखते हैं। आगे तो ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र आ रहा है गति कारक, इसको कल देखेंगे। अब प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।